नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है बर्कले एवं हार्टले विधि है ना। ये प्रसरण दाब का मापन का एक विधि है। ओके, तो सीधा पॉइंट में चलते हैं, सिद्धांत। उसके बाद हम लोग चलेंगे उपकरण विधि। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जब तक आप उपकरण को नहीं समझेंगे तब तक आपको सिद्धांत समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं सिद्धांत को लास्ट टाइम बताऊंगा। सबसे पहले मैं उपकरण और विधि को बता देता हूं, है ना। एक्चुअली में जब भी कोई बताते हैं तो सिद्धांत पहले बताते हैं, है ना। लेकिन मैं पहले उपकरण को बताता हूं, उसके बाद में सिद्धांत को बताऊंगा। क्लियर है। चलिए, तो सर्वप्रथम एक सरंध्र पात्र में, सरंध्र मतलब जिसमें रंध्र हो, सर्वप्रथम एक सरंध्र पात्र में विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइट झिल्ली जमा दी जाती है। चलो, सर्वप्रथम हमारे पास एक पेन नहीं चल पा रही यार। चलो, ये है ना, ये एक पात्र लेते हैं, है ना। ये सरंध्र पात्र है ना। मतलब इसमें क्या है रंध्र है। क्लियर है, इसके रंध्र है ना। तो सर्वप्रथम एक सरंध्र पात्र में विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइट झिल्ली जमा देती है। विद्युत विधि द्वारा, है ना, नॉर्मल विधि से नहीं। विद्युत विधि द्वारा क्या डाल देते हैं उसमें, कॉपर फेरोसाइनाइट। यहां पर हम लगा देते हैं क्या, कॉपर फेरोसाइनाइट। इस तरफ भी ये पूरा बंद है ना, ठीक है। यहाँ पर कार का लगाएंगे हम लोग, है ना। तो ये कॉपर फेरोसाइनाइट क्यों लगाए हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी थी कि कॉपर फेरोसाइनाइट है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर, इसलिए इसको लगाए, है ना। तो सर्वप्रथम एक सरंध्र पात्र में विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइट झिल्ली जमा दी जाती है जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। ये तो क्लियर हो गया आपको। इस सरंध्र पात्र में शुद्ध जल भरकर धातु की बेलनाकार पात्र में फिट कर देते हैं। इस सरंध्र पात्र में शुद्ध जल भरकर धातु के बेलनाकार पात्र में फिट करते हैं। अब यहां पर हम लोग लगाते हैं पहले तो कार का, यहां भी लगा देते हैं हम लोग कार का, ठीक है। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं क्या, पानी। वैसे तो अभी भी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक नली लगाएंगे, उस नली के माध्यम से भी पानी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी पानी डालोगे तो भी चलेगा और बाद में पानी डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस सरंध्र पात्र में शुद्ध जल भरकर धातु के बेलनाकार पात्र में फिट करते हैं। तो अब हमारे पास एक धातु के क्या चाहिए अपने को, बेलनाकार पात्र चाहिए, ठीक है। ये हो गया धातु का बेलनाकार पात्र। ये पूरा हो गया ऐसे धातु का बेलनाकार पात्र, ठीक है। मतलब ऐसे जो दिख रहा है आपको, ये पूरा धातु का बेलनाकार क्या है, पात्र। इसी के अंदर में से रखे हैं किसको, इस सरंध्र पात्र को, ठीक है। तो इस सरंध्र पात्र में शुद्ध जल भरकर, इसमें शुद्ध जल भर देते हैं, भरकर, है ना, धातु के बेलनाकार पात्र में फिट कर देते हैं। ये धातु का बेलनाकार पात्र है पूरा, उसके अंदर में हम लोग इसको डाल देते हैं, सरंध्र पात्र को फिट कर देते हैं। इस बेलनाकार पात्र में एक पिस्टल व दाब मापक यंत्र लगा रहता है। चलो, एक पिस्टल, ये, और इधर यहां पर लगा हुआ है वो क्या है, दाब मापी। यहां लगाते हैं दाब मापी, है ना। और ये लगा होता है पिस्टल। पिस्टल मतलब यहां पर जो विलियन रहेगा उसका उस विलियन पर दबाव लगाने के लिए यहां पर हम लोग लगाते हैं पिस्टल। क्या लगाते हैं, पिस्टल। अब इसका क्या है आगे आपको समझ आएगा, है ना। तो इतना समझ आ गया कि एक सरंध्र पात्र में विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइट झिल्ली जमाई जाती है जो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। इस सरंध्र पात्र में शुद्ध जल भरकर धातु के बेलनाकार पात्र में लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। इस बेलनाकार पात्र में एक पिस्टल व दाब मापक यंत्र लगा रहता है। ये देखो, ये पिस्टल है, ये दाब मापक यंत्र लगा रहता है। चलिए अब आगे चलते हैं। सरंध्र पात्र में एक और केस नली, है ना, इसको केसिका नली भी कहते हैं, है ना, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो केस नली, तो यहाँ पर लगा होता है एक केस नली, है ना। इसमें जो बीच में जो जगह रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है ऐसे,
ठीक है, तो बीच में जगह छोड़ता है वो बहुत ही छोटा रहता है। जैसे पारा रहता है ना, पारा थर्मामीटर जी डॉक्टरों के पास रहता है, वैसी टाइप्स है ना। ये हो गया। तो ये आपका केस नली, या तो बोलते हैं केसिका नली या कैपिलरी ट्यूब, है ना। अब सरंध्र पात्र में एक और केस नली व दूसरे सिरे पर जल कुंड लगा होता है। तो इधर देखिए तो जल कुंड, मतलब कीप बोलते हैं उसको, कीप, टोटीदार कीप, इधर जल कुंड लगा रहता है ना, जल कुंड लगा होता है। इससे सरंध्र पात्र में पानी भर देते हैं। तो मैंने आपको क्यों बताया था कि पहले पानी भर दोगे तो नहीं लगेगी, अगर नहीं भरा है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, है ना। अब बेलनाकार पात्र में विलयन भर देते हैं। अब देखो यहाँ अंदर में पानी है और इस बेलनाकार विलयन में हम लोग क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, सॉरी विलयन डाल देते हैं। इसमें पानी, इसमें विलयन, विलयन मतलब कोई भी शक्कर के विलयन हो या किसी का भी विलयन हो सकता है, ठीक है। तो सरंध्र पात्र के एक और केस नली, दूसरे सिरे पर जल कुंड लगाया जाता है या लगा होता है। इससे सरंध्र पात्र में जल भर देते हैं, इससे सरंध्र पात्र में क्या डालते हैं, जल भर देते हैं। अब बेलनाकार पात्र में विलयन भर देते हैं, जिसका प्राशन दाब ज्ञात करना है, जिसका लिख दो, है ना। यहाँ पर बेलनाकार पात्र में हम लोग डाल देते हैं विलयन, ये लो, यहाँ हम लोग डाल देते हैं विलयन, बस इतना। इसी मामले को प्राशन दाब क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको उपकरण समझ आ गया होगा, है ना, क्या क्या हुआ यहाँ पर, है ना। अब हम लोग चलते हैं सिद्धांत में, किसमें चलते हैं, सिद्धांत। उसके बाद हम लोग चलेंगे विधि में, है ना। तो सिद्धांत में क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलयन का प्रासरण दाब, ये विलायक है, विलायक मतलब जल, और ये क्या है, विलयन है। विलयन मतलब विलय और विलायक दोनों है उसमें, है ना। तो ये विलायक हो गया, यहाँ पर सॉरी ये विलयन है, और ये हो गया आपका विलायक, जिसको हम लोग बोलते हैं जल, और फिर नीचे में हम लोग बोलते हैं विलयन, क्योंकि पूरे बेलनाकार पात्र में विलयन है और सरंध्र पात्र में जल है, ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं टोटीदार कीप, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये जो बीच में लगाया हूं ना, उसको क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, सेम्प्लेमेबल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये हो गया। अब इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलयन का प्राशन दाब, ये जो विलयन है उसका प्राशन दाब, इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलयन का प्राशन दाब विलयन पर लगाए गए उस अतिरिक्त बाह्य दाब के बराबर होता है। इस विलयन का जो परासरण दाब, उसको तो हम लोग देख कर नहीं बता सकते, है ना। विलयन का जो परासरण दाब है उसको हम लोग देखकर तो नहीं बता सकते कहीं पर, है ना, या इसी के अंदर किस कोई प्रकार के मशीन फिट करके हम लोग तो नहीं जान सकते। तो हम कैसे जानेंगे इसको, इस विलयन का परासरण दाब। इसको अच्छे से समझिएगा कि हम अगर ये पिस्टल के द्वारा, है ना, दाब लगाएंगे। अब क्यों दाब लगाएंगे आगे आपको एकदम क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। पहले तो इसका पूरा थ्योरी समझो। थ्योरी क्या है, देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें डाले हैं विलयन, इसमें डाले हम लोग जल, है ना, जल। अब जल है तो यहां से हम लोग जल डाले हैं, तो यहां से जल आगे यहां पर बढ़ेगा, तो एक निश्चित मात्रा तक यहां पर एक संकेत ले लेते हैं, यहां इतना तक जल है करके, इतना तक, ये देखो ये पॉइंट है ना, ये संकेत, यहां तक क्या है, जल है, ठीक है, क्या है, जल। अब जब जल और विलयन एक जगह रहती है और अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो विलायक के अणु हैं वो कहां जाएगा, विलयन की ओर जाएगा। विलायक के अणु हैं वो कहां जाएगा, विलयन की ओर, मतलब कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, ठीक है ना। तो ये यहां से जल है वो कहां जाने लगता है, विलयन में जाने लगता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप ये संकेत में, जिस संकेत में हमने जल लिया था, वो संकेत थोड़ा 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 नीचे होने लगता है, यहां पास होने लगता है ना। तब अपने को क्या करना पड़ता है, इस संकेत को पुनः उसके पहले स्थिति में लाने के लिए यहां पिस्टल से अपने को क्या लगाना पड़ता है, दाब लगाना पड़ता है। जल है वो विलयन में जाने लगता है, विलयन में जाने लगता है तो जल का जो स्तर है वो नीचे नीचे गिरते रहता है, यहां तक आ जाता है। तब क्या करते हैं हम, इस पिस्टल से हम लोग दाब लगाते हैं, ऐसे दबाते हैं इसको, है ना, ठीक है।
ये जब दबाते हैं तो इस पर प्रेशर लगता है, किसके ऊपर? विलयन के ऊपर। और विलयन के ऊपर जब प्रेशर लगता है तो विलयन के प्रेशर लगने के फलस्वरूप जो जल है, उस जल का जो सतह है फिर से वापस अपने स्थान पर आ जाती है ऐसे। तो इस समय, जिस समय हम लोग जितना यहाँ पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे, दाब लगाएंगे, पिस्टल द्वारा जितना दाब लगाएंगे वही दाब का हम लोग क्या करेंगे? मापन करेंगे, दाब मापिस, है ना। और जितना बल, जितना परासरण जितना दाब यहाँ पर लगा हुआ है वही दाब उस विलयन के परासरण दाब के बराबर होता है। इससे हमको विलयन का परासरण दाब ज्ञात होता है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि विलयन का कोई परासरण दाब नहीं ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। विलयन का अंदर में कोई मशीन के द्वारा परासरण दाब ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हम केवल क्या ज्ञात कर रहे हैं? हम यहाँ पर जो लगा रहे हैं दाब, पिस्टल द्वारा जो दाब लगा रहे हैं वही दाब ज्ञात कर रहे हैं और उसकी तुलना कर रहे हैं कि वही दाब है वह विलयन के परासरण दाब के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो अपने को क्या प्राप्त हो गया? विलयन का परासरण दाब प्राप्त हो गया, जबकि हमने अलग से विलयन का परासरण दाब ज्ञात नहीं किया है कहीं पास जाके अंदर में, है ना। हमने केवल यहाँ पर पिस्टल द्वारा लगाया गया दाब को ज्ञात करी है। पिस्टल द्वारा लगाया गया जो दाब है उतना ही दाब है, वही दाब, वही बाह्य दाब है, वो विलयन के परासरण दाब के क्या है? बराबर है। इससे हमको विलयन का परासरण दाब ज्ञात हो गया। यही बोला जा रहा है कि सिद्धांत के अनुसार किसी विलयन का परासरण दाब, इस सिद्धांत के अनुसार किसी के विलयन का क्या है? परासरण दाब विलयन पर लगाए गए उस अतिरिक्त बाह्य दाब के बराबर होता है। बाह्य दाब यहां से लगा रहे हैं, ठीक है। अतिरिक्त बाह्य दाब के बराबर होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयन व विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को क्या कर देता है? रोक देता है। परासरण दाब क्या है? परासरण दाब क्या है? विलयन और विलायक के बीच जो परासरण की क्रिया को रोकते हैं तो उस समय एक दाब निर्मित होती है, तो उसको बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, तो उसी को और बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलयन का परासरण दाब विलयन पर लगाए गए उस अतिरिक्त दाब के बराबर होता है। यहाँ पर अतिरिक्त दाब लगाएंगे ना, वही दाब है विलयन के परासरण दाब के बराबर होता है, जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयन, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयन और विलायक के मध्य परासरण क्रिया को क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है, रोक देता है, तभी तो यहाँ पर दाब लगाए ना हम लोग, दाब लगाए तभी तो विलयन परासरण क्रिया क्या होगी? रुक गई और अपना जल है वो प्रारंभिक स्थिति में फिर से आ गया। ठीक है, तो ये है आपका सिद्धांत, है ना। चलिए अब हम लोग विधि में चलते हैं, थोड़ा से होता क्या है। तो विधि मैंने बता दिया ऐसे कुछ होता है करके, है ना। चलिए, तो सर्वप्रथम सलंध्र पात्र में लगे केस नली में, सर्वप्रथम सलंध्र पात्र में लगे केस नली में जल का तल नोट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक केस नली, वहां पर क्या करते हैं? जल का यहाँ पर बताया था मैंने, यहाँ पर जितना यहाँ पर इतना एक संकेत मान लेंगे। तो सर्वप्रथम सलंध्र पात्र में लगी केस नली में जल का तल नोट कर लेते हैं। परासरण प्रारंभ होने पर जल सलंध्र पात्र से विलयन में प्रवाहित होती है। तो जल है वो कहाँ से? सलंध्र पात्र से कहाँ? विलयन में। ये विलयन है, इस विलयन में क्या होती है? प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण केस नली में जल का तल गिरने लगता है। जिस कारण केस नली में जल का तल क्या होने लगता है? नीचे गिरने लगता है। बताया था यही पर मैंने, ठीक है। तब पिस्टल द्वारा विलयन पर इतना दाब लगाया जाता है, ये पिस्टल है, इस पिस्टल द्वारा विलयन पर इतना दाब लगाया जाता है कि केस नली में जल का तल प्रारंभिक ऊंचाई पर स्थिर रहे। केस नली पर जो केस नली है, उस केस नली में जल का जो तल है वो प्रारंभिक ऊंचाई तक फिर क्या है? स्थिर रहे। तो विलयन पर लगाया दाब, विलयन पर लगाया गया दाब विलयन के परासरण दाब के बराबर होता है। बता दिया था मैंने कि विलयन पर लगाया गया जो दाब है वो विलयन के परासरण दाब के क्या होता है? बराबर होता है। विलयन पर लगाया गया दाब को दाब मापी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जितना ही दाब लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? दाब मापी, दाब द्वारा पढ़ लेते हैं। यही विलयन का परासरण दाब होगा, वही जो लगाएं बाह्य दाब ना, वही दाब है विलयन के परासरण दाब के क्या होगा? बराबर होगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका बर्कले-हार्टले विधि। तो आप पहले सिद्धांत लिखिए, उसके बाद उपकरण लिखिए, उसके बाद विधि लिखिए, ठीक है, ओके। तो आगे हम लोग चलते हैं बर्कले-हार्टले विधि के लाभ। तो ये लाभ को मैं बताऊंगा नहीं, आप नॉर्मल देख लीजिए इसको, लाभ क्या है।